जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो कल की क्लास में हमने टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा था और उसमें हमने टारगेट कॉस्टिंग को डिफाइन भी किया, टारगेट कॉस्टिंग का फॉर्मूला भी देख लिया और जो डिफरेंट स्टेप्स हैं टारगेट कॉस्टिंग के वो भी देख लिए। क्विकली 2 मिनट्स में बता देता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग ऑपोजिट टू कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। बजाय इसके कि हम कॉस्ट की बेस पे प्राइसिंग करें, टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्राइसिंग की बेस पे कॉस्टिंग करें और उसके लिए वो कहते हैं कि सबसे पहले आप कंपैरेटिव प्राइस सेट करें बाय डूइंग मार्केट रिसर्च और कंपैरेटिव एनालिसिस। उसमें से अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दें तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। उसको आप एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर करें तो आपको कॉस्ट गैप पता लग जाएगा। जब आपको कॉस्ट गैप पता लग जाए तो फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ तरीकों से उस कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और वो मुख्तलिफ तरीके हमने कल पढ़े थे कि मटेरियल को भी एलिमिनेट किया जा सकता है और लेबर की सेविंग्स और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। सो ऑल दीज वर दी वेरियस मेथड्स व्हिच वी कैन यूज। फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं ओके जब आप देखते हैं यहाँ पे तो आगे एक चीज आ रही है वैल्यू एनालिसिस, और वैल्यू एनालिसिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे कैप्लन की इन इस टेक्स्ट में बहुत थोड़ा वैल्यू एनालिसिस के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से जंप करके मैंने आज आपको सीमा P2 के बुक में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है और अब मैं वैल्यू एनालिसिस और उससे रिलेटेड जो वैल्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है और फंक्शन एनालिसिस, ये तीन थ्योरेटिकल चीजें हैं। बड़ी छोटी सी बात है बट अगेन थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आज इसको हम अभी 10 से 15 मिनट में गो थ्रू करते हैं ताकि हमारा ये जो सेक्शन है कॉस्ट प्लानिंग का थ्योरेटिकली ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आज हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी। आसिम ने कहा कि आवाज नहीं आ रही, मुझे कहीं से इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिली, जिसका मतलब है बाकियों को आवाज जा रही है। तो आसिम आप अपनी सेटिंग्स चेक कर लें, होपफुली आपके एंड पे कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एनालिसिस। अच्छा, अब कल भी जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो टारगेट कॉस्टिंग में जब कॉस्ट गैप आया था तो उस वक्त भी हमने इसको कहा था कि कॉस्ट गैप को हमने जब खत्म करना है तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो वैल्यू एनालिसिस कहलाती है। और उस वक्त मैंने कहा था मैं वैल्यू एनालिसिस को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसको हमने सेपरेटली डिस्कस करना है। इनफैक्ट कल जितने भी हमने सवाल रेज किए थे कॉस्ट गैप को कम करने के लिए कि क्या कोई मटेरियल एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, क्या प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है, क्या रीडिजाइन किया जा सकता है, इनफैक्ट वो सारे के सारे सवाल अगर उसको हम पुट करें इनटू अ कॉन्सेप्ट तो उसको वैल्यू एनालिसिस ही कहेंगे। तो आज जरा इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली बुक में से देख लेते हैं कि वैल्यू एनालिसिस क्या है। तो I'm gonna start with this. What is value analysis? तो ये कहते हैं जी वैल्यू एनालिसिस इज सिस्टमैटिक। पहला वर्ड सिस्टमैटिक आ गया। मोस्टली जब भी कोई नॉलेज या कोई प्रोसेस होता है तो उसे हम नॉलेज कहते ही उस वक्त है जब सिस्टमैटिक हो। सिस्टमैटिक नहीं होगा तो फिर वो शायद नॉलेज कहलाने के काबिल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो ये सिस्टमैटिक का वर्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई प्रोसेस है, पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो एक सिस्टम है जिसको फॉलो करेंगे तो हमारा वैल्यू एनालिसिस हो जाएगा। दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन। तो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है और साथ ही इंटरडिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है कि देखिए आपकी कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन होते हैं। आपके आपके प्रोडक्ट की डिजाइन टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है, तो फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक कंपनी में मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं और वो तमाम डिसिप्लिन के लोग काम कर रहे होते हैं ओवरऑल कंपनी की सक्सेस के लिए। तो वैल्यू एनालिसिस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आप सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन भी करेंगे और इंटरडिसिप्लिनरी एग्जामिनेशन भी है, यानी कि सारे जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं वो एग्जामिनेशन करेंगे। अब एग्जामिनेशन किस चीज का करना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो अब आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं
तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है जी, तो उस कॉस्ट को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसका एग्जामिनेशन करना है, और सिस्टमैटिक वे में करना है और इंटरडिसिप्लिनरी करना है। मींस मार्केटिंग वाले भी और फाइनेंस वाले भी और प्रोडक्ट डिजाइन वाले भी, ये सारे जो है उस प्रोडक्ट में लगने वाली कॉस्ट के जो फैक्टर्स हैं उसको एग्जामिन करेंगे। मकसद क्या है, क्यों हम एग्जामिन कर रहे हैं, क्यों हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं, क्यों उन फैक्टर्स को एग्जामिन कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट अफेक्ट होती है। हमारा मकसद ये है कि हम कुछ ऐसे तरीके डिवाइस कर सकें जिससे हम अपना मकसद जो है, और ऑब्वियसली मोस्टली कंपनीज का मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, वो हम मोस्ट इकोनॉमिकली जो है वो अचीव कर लें एट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारा मकसद वैल्यू एनालिसिस का ये है कि हम प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि उसमें कॉस्ट तो कम लगे लेकिन उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे फर्क ना आए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट का ऑडिट करेंगे। चले मैं यहाँ पे ऑडिट का वर्ड यूज कर लेता हूँ, वहां पे एग्जामिनेशन का वर्ड था। तो हम सारी कॉस्ट को देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसको हम बचा सकते हैं। और उसमें चूंकि सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मार्केटिंग वाले भी, फाइनेंस वाले भी, डिजाइन वाले भी, प्रोडक्शन वाले भी, तो इसलिए कोई ना कोई किसी ना किसी ऐसे आइडिया के साथ आ जाता है जिससे कॉस्ट को बचाया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट हो गया जी। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, प्रोटोकॉल्स के मुताबिक डोंट रेज द हैंड, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक वैल्यू एनालिसिस है। तो द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट देयरफॉर बी केप्ट द सेम और एल्स इंप्रूव्ड एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। ये हमारा मकसद है कि हमने प्रोडक्ट की वैल्यू को जो है वो सेम रखना है या उसे इंप्रूव करना है एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जो आता है, और ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सिलेबस आउटलाइन में लिखे हुए हैं, वैल्यू एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। तो वैल्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी वैल्यू एनालिसिस की ही एक एक्सटेंशन है। रादर समटाइम्स इसको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को एक ही समझा जाता है। इसमें छोटा सा फर्क है, वो भी खुद ही बुक में नोट्स में आपको बता दिया जाएगा। तो वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है रीडिजाइन। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम किसी प्रोडक्ट को या किसी एक्टिविटी को या किसी सर्विस को रीडिजाइन करेंगे, दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे, दोबारा उसका डिजाइन बनाएंगे। यानी कि अब हम उसी डिजाइन में अब चेंजेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब हम ये नहीं कर रहे कि डिजाइन बना लिया है और बनाने के बाद बैठ के हम देख रहे हैं कि अच्छा किस तरीके से कहाँ से कॉस्ट बचाई जा सकती है। अब हम नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और उस एक्टिविटी को नए सिरे से करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर की वैल्यू तो इनहांस हो लेकिन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे भी वो मकसद वही है, मकसद एक कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट और रिलायबल प्रोडक्ट और क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, लेकिन एट अ रिड्यूस कॉस्ट। और उस कॉस्ट को रिड्यूस करने का तरीकाकार क्या है कि हम अपने किसी एक्टिविटी को और प्रोसेस को या सर्विस को रीडिजाइन करेंगे, तो फिर हम उसको कहेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे फर्क क्या आ गया, तो यहाँ पे एक फर्क कई जगह पे क्लियरली नहीं लिखा होता, फर्क बहुत ब्लरी है। लेकिन अगर एक पॉइंट में हम डिफरेंशिएट करें इन दो चीजों को, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग को, तो वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो कॉस्ट प्रिवेंशन है बिफोर प्रोडक्शन। किसी चीज को प्रोड्यूस होने से पहले हम डिजाइन करके और रीडिजाइन करके कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जबकि वैल्यू एनालिसिस जो है वो कॉस्ट रिडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन है। एक चीज हमने डिजाइन कर ली, अब हम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसकी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। हम मिल बैठ गए, तमाम टीम्स मिल बैठ गई और देखा कि अच्छा इसी डिजाइन में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं मटेरियल में या लेबर में या दूसरे प्रोसेसेस में। तो एक छोटा सा फर्क यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया कि वैल्यू एनालिसिस आफ्टर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, वो एक मेथोडोलॉजी आप अप्लाई करेंगे, प्रोसेस वही है, तरीकाकार वही है, मकसद भी वही है। वैल्यू इंजीनियरिंग जरा उससे एक स्टेप पीछे चली जाएगी और आप प्रोडक्ट को बनने से पहले ही इस चीज को देखेंगे कि आपने वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है एट लेसर कॉस्ट। तो ये एक छोटा सा फर्क इन्होंने बता दिया। What is different about value analysis? दो फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। It encourages innovation। देखें जी, जब आपने जो है कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली
आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको वो तमाम तरीके सोचने पड़ेंगे जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। तो ये बड़ा एक इनोवेटिव प्रोसेस है वैल्यू एनालिसिस का। तमाम लोग मिल बैठ जाते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाता है और फिर उसमें से एक कॉस्ट रिडक्शन के आइडियाज को फिर चूज किया जाता है। तो ये इनोवेटिव प्रोसेस है। दूसरा, इट रिकॉग्नाइजेस द वेरियस टाइप ऑफ वैल्यू, analyzes this value and seeks ways of improving or maintaining aspects of this value but the lower cost। दूसरा, इस प्रोसेस में सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करने की हम कोशिश नहीं कर रहे होते बल्कि वैल्यू को भी इनहांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैल्यू 4 तरह की होती है, अभी आगे वो आपको बता देगा कि यूज वैल्यू भी होती है, एस्टीम वैल्यू भी होती है, कॉस्ट वैल्यू भी होती है। तो हमारा मकसद वैल्यू एनालिसिस में सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं है बल्कि वैल्यू को भी, चाहे वो यूज वैल्यू हो, फंक्शनैलिटी हो, चाहे वो उसकी एस्टीम वैल्यू हो, प्रेस्टीज हो, हमने हर तरह से वैल्यू को भी एनहांस करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वैल्यू एनालिसिस के। इनोवेटिव प्रोसेस है और दूसरा हमने वैल्यू को एनहांस करना। अब ये वो बात है जो हम कर रहे हैं कि वैल्यू 4 तरह की होती है और हमने वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में इन चारों वैल्यूज को इसका ख्याल रखना है। तो कॉस्ट वैल्यू क्या है जी? ये नॉर्मली वो वैल्यू है जिस पे हमें कॉस्ट एक आइटम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जब आप वो यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो उसको आप कॉस्ट वैल्यू कहते हैं। तो कॉस्ट वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आइटम। तो जो भी आप कैलकुलेशन नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं, यूनिट प्रोड्यूस निकाल रहे होते हैं और कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड निकाल रहे होते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, जितने का वो बना। एक्सचेंज वैल्यू क्या है जी? एक्सचेंज वैल्यू ये दूसरी वैल्यू है, ये है मार्केट वैल्यू। चले बना तो 100 रुपए का, लेकिन लोग इस प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू पे एक्सचेंज करते हैं? तो ये मार्केट में 120 रुपए का बिक रहा है, 120 रुपए दे के लोग इस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। तो एक्सचेंज वैल्यू एक दूसरी वैल्यू है जिसको आप मार्केट वैल्यू कह देंगे। ठीक है जी। फिर तीसरी वैल्यू है यूज वैल्यू। ठीक है जी। यूज वैल्यू का ताल्लुक फंक्शनैलिटी के साथ है, फंक्शनैलिटी के साथ कि ये करता क्या है। तो अब और ये जो वैल्यू है, यूज वैल्यू, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती है। ये परसीव्ड वैल्यू होती है फ्रॉम द आई ऑफ कस्टमर। क्योंकि देखें जी, आप जितने का मर्जी बना लें, 100 रुपए का बना लें, मार्केट में 120 रुपए का बिक रहा हो, लेकिन अगर वो डिजायर्ड पर्पस जो कस्टमर जिस मकसद के लिए लेना चाहता है, अगर वो फुलफिल कर रहा है तो फिर उसकी यूज वैल्यू कस्टमर के लिए ज्यादा होगी। अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा तो उसकी कस्टमर के लिए यूज वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। तो यूज वैल्यू का ताल्लुक फंक्शनैलिटी के साथ है, इसका ताल्लुक जो है वो कॉस्ट और एक्सचेंज वैल्यू के साथ नहीं है। अब राइट नाउ इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी आजकल हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब मुझे पढ़ाने के लिए एक ऐसा टैबलेट चाहिए जिसपे मैं टच स्क्रीन हो, जिसपे मैं लिख भी सकता हूँ, जिसमें डिजिटल पेन भी हो। तो अब उसके लिए मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो मुझे लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के ऐसे लैपटॉप मिलते हैं जो टच स्क्रीन भी हैं, जिसपे मैं लिख भी सकता हूँ। तो उनकी कॉस्ट वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन बात यह कि मैं तो उसको सिर्फ एक मखसूस मकसद के लिए यूज करना चाहता हूँ और उसकी मखसूस फंक्शनैलिटी मेरे ज़हन में है, और वो ये है कि वो टच स्क्रीन है और मैं उस पर लिख सकता हूँ। वो कितने उसकी मेमोरी है और कितने उसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर है और वो क्या उसका लेटेस्ट ब्रांड है, मुझे इससे शायद कोई परवाह नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, मैं मार्केट में गया और मैंने वहां से पुराने जो IBM के जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो उसमें से एक 15,000 या 20,000 रुपए का कंप्यूटर लिया, क्योंकि वो मेरी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी पे पूरा उतरता था। तो मेरे लिए जो उसकी उसमें जो फंक्शनैलिटी थी, जो उसका जो पर्पस था, जो मुझे लेना था उससे, उसके लिए मैं सिर्फ 15,000 या 20,000 रुपए देने को तैयार था। क्योंकि अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि मुझे इतनी बड़ा ब्रांड और इतने बड़े जो टच स्क्रीन और जो लेटेस्ट जो आइटम है वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज थी कि मैं पढ़ा सकूं, और मैं इस वक्त राइटली उसको यूज करते हैं। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट नाउ मैं उसी टैबलेट से आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो चौथी है एस्टीम वैल्यू। अब एस्टीम वैल्यू का ताल्लुक है प्रेस्टीज से। अब ये बड़ी मरवाती है हमें एज अ कस्टमर। ठीक है जी। एस्टीम वैल्यू क्या है कि जो मोबाइल मेरे हाथ में हो उससे मैं जरा चौड़ा हो जाऊं, उससे मैं इस तरह से लेके चलूं कि दूसरे जो देखने वाले हैं वो दंग रह जाएं और वो मेरे से बड़े मुतासिर हों, इम्प्रेस हो जाएं,
और मेरी जो प्रेस्टीज है और जो ना है उसके अंदर इजाफा हो, तो डेफिनेटली स्टीम वैल्यू तो फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट से आती है। आजकल ब्रांडिंग का दौर है, तो जितने आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेके पहनेंगे, लेके चलेंगे, उतनी आपकी स्टीम वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टीम वैल्यू का ताल्लुक उस प्रेस्टीज के साथ है जो कि कस्टमर अटैच करता है उस प्रोडक्ट को। तो वो प्रेस्टीज नॉर्मली कस्टमर तब अटैच करता है जब वो प्रोडक्ट यूनिक होता है, जरा कॉस्टली होता है, कम लोगों के पास होता है, ब्रांडेड होता है। तो ये 4 किस्म की वैल्यूज हैं जिसका जिक्र आपकी बुक कर रही है। और थ्योरी में ये 4 तरह की वैल्यूज हैं। कॉस्ट वैल्यू जितने का वो प्रोडक्ट बना, एक्सचेंज वैल्यू जितने का वो बिक रहा है, यूज वैल्यू जितनी उसकी फंक्शनैलिटी है, स्टीम वैल्यू जितनी वो प्रेस्टीज में इजाफे का बाइस बनता है। तो अब वैल्यू एनालिसिस का मकसद क्या है? वैल्यू एनालिसिस का मकसद है कि कॉस्ट वैल्यू तो रिड्यूस की जाए, यानी कि हम यूनिट कॉस्ट को तो रिड्यूस कर सकें। ये तो अब हमारा मकसद है कि कॉस्ट वैल्यू हमने कम करनी। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि एक्सचेंज वैल्यू या यूज वैल्यू और स्टीम वैल्यू पे को फर्क पड़े। तो अल्टीमेटली हमारा जो है वो मकसद ये है कि हम कॉस्ट वैल्यू को रिड्यूस करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर वैल्यूज। तो उसकी जो यूज वैल्यू है वो भी बरकरार रहे, रादर वो बढ़े, और उसकी जो स्टीम वैल्यू है वो भी बरकरार रहे, यहाँ पर बढ़े। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मेंटेन का और एनहांस का। तो अल्टीमेटली वैल्यू एनालिसिस का मकसद ये है कि कॉस्ट वैल्यू को रिड्यूस करो, बट दूसरी वैल्यूज या तो मेंटेन रहे, यानी कि जितनी पहले एक्सचेंज वैल्यू थी और यूज वैल्यू थी, स्टीम वैल्यू थी, वो बरकरार रहे, या वो वैल्यूज एनहांस हो जाए। तो फिर हम कहेंगे कि हमने वैल्यू एनालिसिस के थ्रू एडवांटेजेस लिए हैं, और वो एडवांटेजेस कॉस्ट रिडक्शन की फॉर्म में भी हैं, और वो एडवांटेजेस जो हैं वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। ठीक है जी, 1-2 और पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर मैं आपकी क्वेश्चंस देता हूँ इफ यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो स्कोप ऑफ वैल्यू एनालिसिस क्या है? हमने कॉस्ट रिडक्शन करनी है, कॉस्ट प्रिवेंशन करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है, प्रोसेसेस एक्सचेंज वैल्यू बढ़ानी है। तो ये स्कोप ऑफ वैल्यू एनालिसिस है, और मोरलेस ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो अब कुछ एरियाज पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिजाइन की स्टेज पे आप वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप डिजाइन की स्टेज पे वैल्यू एनालिसिस करेंगे तो उसको वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो डिजाइनर जो है जब वो डिजाइन कर रहा हो प्रोडक्ट को, उसको सोचना चाहिए कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन पे वो ना पड़े, डिजाइन को सिंपल रखे, ताकि जो प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है वो कम हो। तो वैल्यू एनालिसिस डिजाइन स्टेज पे भी होता है। आप डिजाइन स्टेज पे वैल्यू एनालिसिस करें और उस वक्त उसको वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं। मकसद क्या है? डिजाइन को इतना सिंपल रखें कि जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं और जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा ना पड़े। फिर कंपोनेंट एंड मटेरियल कॉस्ट, तो सिर्फ डिजाइन वालों का काम नहीं है कॉस्ट को रिड्यूस करना, बल्कि अब जो लोग परचेज कर रहे हैं, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी परचेज के थ्रू कंपोनेंट्स और मटेरियल की कॉस्ट को सेव कर सकता है। ठीक है, वो एक डिसीजन होता है मेक और बाय। अगर एक कंपोनेंट आप खुद बना रहे थे, आपको बाय करना सस्ता पड़ता है, तो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो उसको बाय कर ले, वो उसको जो मैनेजर्स हैं वो उसको मेक ना करें। फिर परचेजिंग में भी आपको पता, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। तो कॉस्ट वैल्यू एनालिसिस तो इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपने कंपोनेंट्स और मटेरियल की कॉस्ट को रिड्यूस करें। और फिर वैल्यू एनालिसिस में प्रोडक्शन मेथड्स को भी चेंज किया जा सकता है। आप टेक्नोलॉजी को चेंज करते हुए, लाइक ज्यादा काम लेबर से हो रहा था, आप मशीन से कर लें, मशीन से करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। अच्छा, रोबोट्स को इन्वॉल्व कर दें तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो और ज्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी। तो प्रोडक्शन मेथड को, काम करने के तरीकाकार को चेंज करके भी आप कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इस वक्त दे दूं, तो देखें अब इस वक्त हम फेस टू फेस टीचिंग से हट के ऑनलाइन टीचिंग पे आए हुए हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन मेथड तो ना हुआ, सर्विस देने का एक डिफरेंट मेथड है। पहले हम फेस टू फेस देते थे, उस पर कैंपसेस के कॉस्ट और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व था। अब ऑनलाइन में डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कॉस्टली नहीं है। तो हम वैल्यू एनालिसिस में डिजाइन की स्टेज पे भी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं बाय कीपिंग द डिजाइन सिंपल। हम बाइंग स्टेज पे भी कंपोनेंट्स को बाय करते हुए भी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन के मेथड्स को मैनूवर करके भी कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ होगा कैसे, वो क्या स्टेप्स हैं,
अच्छा, स्टेप से पहले जो है वो वही सवाल यहाँ पे आगे, इस पे हमने कल बात कर ली थी। तो वैल्यू एनालिसिस में हम किस किस्म के सवाल रेज कर रहे होते हैं, क्या कोई सब्स्टिट्यूट मटेरियल तो मटेरियल की चेंजेस, अननेसेसरी वेट्स और एम्बेलिशमेंट्स बी रिमूव्ड। तो अगर हमारी कोई मिलावट है किसी किस्म की, उसको हम रिमूव कर सकें। पॉसिबल टू यूज स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स, जितने स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट यूज करेंगे उतनी कॉस्ट कम होगी। ये भी हमें बात पता है कि जितना कस्टमाइज होता है प्रोडक्ट उतना ज्यादा कॉस्ट आती है, जितना स्टैंडर्डाइज होता है प्रोडक्ट उतनी कॉस्ट कम आती है। इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये सारी बातें बहरहाल कल भी हमने उस टेक्स्ट में से पढ़ ली थी। तो फाइनली बात कर लेते हैं स्टेप्स पे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा, ये एक दो दफा एग्जाम में आया है, और जब भी आया है थ्योरेटिकली आया है। सवाल क्लियरली पूछा गया है कि वैल्यू एनालिसिस क्या होता है और फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है, डिफाइन करें या डिफरेंशिएट करें या स्टेप्स बता दें। तो इसीलिए ये थ्योरी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से आप अगर इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें और इसके ब्रीफ नोट्स बना लें। ये भी खैर ब्रीफ ही है, लाइक 4-5 सफ़े। अगर आप इसको भी 2 सफ़े पे लेके आ सकें, 1 सफ़े पे लेके आ सकें, तो दैट्स एनफ। मेरे ख्याल में हेडिंग्स भी काफी होती हैं। अब स्टेप्स क्या हैं? तो स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे जी, जिस भी प्रोडक्ट और जिस भी सर्विस का आप वैल्यू एनालिसिस करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर दी स्टडी। अच्छा जी, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें? सबसे पहले भाई वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा आ रहा है। तो कॉस्टली प्रोडक्ट को जरा सबसे पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि कॉस्टली प्रोडक्ट में कॉस्ट सेविंग्स होने के एडवांटेजेस ज्यादा होंगे। तो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेटली किस प्रोडक्ट पे लग रही है, तो उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लें और उसका फिर आप वैल्यू एनालिसिस करें। फिर है जी ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप जो है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के मुतालिक जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कर लें। वो सर्विस क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, क्या उसको किसी और तरीके से बनाया जा सकता है, क्या उसकी कॉस्ट के कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो जितना उस प्रोडक्ट की नाउ हाउ आप अपनी बेहतर करेंगे और उस सर्विस की नाउ हाउ आप बेहतर करेंगे, उतना आपको वैल्यू एनालिसिस में फायदा होगा। फिर उसके बाद एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट। अब इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर चुके हैं, प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है, क्या कॉस्ट आती है, कॉस्ट के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, वो सारा जब आपने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि उस प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट इस वक्त आ रही है, तो किन किन एरियाज में कॉस्ट को सेव किया जा सकता है और किन किन एरियाज में क्या मटेरियल में कुछ चेंजेस लाई जा सकती हैं, क्या लेबर में कुछ चेंजेस लेके आई जा सकती हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने ऐसी रिडक्शन पे जाना है जिससे जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कम ना हो। तो इसमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब आप एनालाइज कर लेंगे तो फिर आप कंसिडर करें ऑल्टरनेटिव्स, जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेटिव ए ये हो सकता है कि आप मटेरियल सब्स्टिट्यूट यूज करें। ऑल्टरनेटिव बी ये हो सकता है कि आप लेबर का मिक्स चेंज कर दें। तो फिर आप देखेंगे ए ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेहतर है या बी ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेहतर है, तो अल्टीमेटली फिर आप चले जाएंगे लीस्ट कॉस्ट ऑल्टरनेटिव पे, एंड देन इट गोज टू रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो। तो ये जितने भी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एक नेचुरल सीक्वेंस होता है किसी भी नई चीज को इम्प्लीमेंट करने का। ये कोई एज सच कोई यूनिक से स्टेप्स नहीं है इन अ सेंस के आप को ये हम एट्रीब्यूट कर सकेंगे ये सिर्फ वैल्यू एनालिसिस के साथ ही है। दीज आर वेरी लॉजिकल स्टेप्स। किसी भी चीज को आपने इम्प्लीमेंट करना है, खासतौर पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस में वैसे ही इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं जरा because I spent almost 20 minutes talking, तो अब मेरे ख्याल में मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ कि आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ लें, देन क्विकली हम अगले जो पॉइंट है उस पर चले जाते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव? एंड इफ नो क्वेश्चन यू कैन से कि समझ आ गया। जी, वैल्यू इंजीनियरिंग आप पूछ रहे हैं, तो वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू एनालिसिस ही है। ठीक है, लेकिन जब आप
वैल्यू एनालिसिस को अर्ली स्टेज पे कर लेते हैं, यानी कि उस स्टेज पे नहीं जब एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि उस स्टेज पे जब प्रोड्यूस अभी नहीं हुई, प्रायर टू द प्रोडक्शन डिजाइन स्टेज पे जब वैल्यू एनालिसिस करते हैं, उसको फिर वैल्यू इंजीनियरिंग का नाम दे दिया जाता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, लेकिन वाहिद फर्क जो है, जो आपको डिफरेंशिएट करवाया जा रहा है, वो ये है कि अगर प्रायर टू प्रोडक्शन करोगे वैल्यू एनालिसिस तो उसको वैल्यू इंजीनियरिंग कहोगे, अगर आफ्टर द प्रोडक्शन करोगे तो उसको वैल्यू एनालिसिस ही कहोगे, उसको फिर वैल्यू इंजीनियरिंग नहीं कहोगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्लास कितने लेक्चर हो गए ये अब एंड में बताते हैं आपको। ठीक है जी, आई गॉट इट, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। थैंक यू आसिफ, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड अंडरस्टूड। ओके जी, आगे चलते हैं, बस जस्ट एक दो बातें और हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है जी। अब इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी और आ जाती है और उसको ये कह रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है जी। तो पहली बात थी वैल्यू एनालिसिस, दूसरी बात जो है वो वैल्यू इंजीनियरिंग, अब एक और चीज आ गई फंक्शनल एनालिसिस। अच्छा, फंक्शनल एनालिसिस भी वैल्यू एनालिसिस ही है, समझ लें। आप यहाँ पे चूंकि फंक्शनल एनालिसिस का वर्ड लिखा हुआ है तो यूं समझ लें कि ऐसा वैल्यू एनालिसिस जो एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फंक्शंस का अलग-अलग किया जाएगा। देखिए, एक प्रोडक्ट का एक फंक्शन तो नहीं होता। अब एक मोबाइल है, वो कॉल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो ब्राउजिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली मोबाइल के, गाड़ी के, बाइक के, कंप्यूटर के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जिस और वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो फंक्शनल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि सिमिलर है वैल्यू एनालिसिस से, पहली बात, लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ये एक ऐसा एनालिसिस है जो कि प्रोडक्ट के फंक्शंस और उसकी वैल्यू और उसकी कॉस्ट, तीनों का जो रिलेशनशिप है उसको देख रहा होता है साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे अब प्रोडक्ट, ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे कि प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोडक्ट की कॉस्ट, अब यहाँ पे एक चीज हमने और बीच में डाल दी कि एक प्रोडक्ट है तो उसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, F1, F2, F3। तो F1 की कॉस्ट क्या है और F1 की वैल्यू क्या है, F2 की कॉस्ट क्या है, F2 की वैल्यू क्या है, F3 की कॉस्ट क्या है, F3 की वैल्यू क्या है। तो ये बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फंक्शंस की वैल्यू और उसकी कॉस्ट को उसके रिलेशनशिप को देखते हैं कि क्या एक जो फंक्शन है उसकी वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं है। तो फिर हम बाय फंक्शन जो है एनालिसिस करते हुए कुछ फंक्शंस को में भी इम्प्रूव करेंगे और अल्टीमेटली अच्छा जी, इसकी टेक्निक्स भी वही हैं। क्या है जी, वही टेक्निक्स हैं कि आप चूज करें प्रोडक्ट को और उसके बाद फिर आप मेंबर्स सेलेक्ट करें, फंक्शनल एनालिसिस टीम की इंफॉर्मेशन गैदर करें, वो फंक्शंस डिफाइन करें, फंक्शनल फैमिली ट्री बनाएं। ये भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा था कि देखें जी, एक जो फंक्शन है वो जो है आपका so let's say this is one function, this is another function, और इस फंक्शन में कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं और इस फंक्शन है क्या, किस मकसद के लिए यूज होता है, इस पे कॉस्ट क्या आ रही है। तो बेसिकली जिस तरह मैंने शुरू में आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाई कि एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। ठीक है जी। तो उन फंक्शंस, अब यहाँ पे जो है एक बॉल पेन की बात की हुई है, तो बॉल पेन में एक पार्ट इंक है और उसका जो फंक्शन है वो कलर देना है, और एक क्लिप है और उसका फंक्शन जो है वो प्रिवेंट करना है किसी लॉस को। तो बेसिकली इन दो फंक्शंस की आपको जो कॉस्ट आ रही है वो $0.03 और $0.02 आ रही है। अब आप इसको एनालाइज करेंगे कि इन फंक्शंस पे ये जो कॉस्ट आ रही है तो क्या ये उससे ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगेन हम उस मेथोडोलॉजी पे भी नहीं जा रहे जिस मेथोडोलॉजी के तहत वो वैल्यूएट करते हैं, वो एक डिफरेंट प्रोसेस होगा। बट राइट नाउ हम ये कह रहे हैं कि फंक्शनल एनालिसिस में जो बॉटम पार्ट है प्रोडक्ट और कॉस्ट के दरमियान फंक्शन है, हम बाय फंक्शन
एनालिसिस करेंगे, हम हर फंक्शन की कॉस्ट और उसकी वैल्यू को अलग अलग देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और किन ऑल्टरनेटिव्स को हम चूज करें कि हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो फंक्शनल एनालिसिस इज very similar to the value analysis. The only difference is that we consider product functions rather than product as a whole. Product को as a whole लेने की बजाय हम product के functions को अलग-अलग analyze करते हैं in terms of cost and value. क्या फायदा होगा जी? Comparative advantages आएंगे, cost effective design बनेगा, planning में और design stages में वही जो आपके एडवांटेजेस होते हैं प्लानिंग के और कंट्रोलिंग के, वो सारे आपको फायदे होंगे। फाइनल कंटेंट बिफोर आई मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस में क्या फर्क है? तो वैल्यू एनालिसिस ड्यूरिंग प्रोडक्शन होता है, फंक्शनल एनालिसिस प्रायर टू प्रोडक्शन होता है। वैल्यू एनालिसिस का मकसद कॉस्ट को रिड्यूस करना है, फंक्शनल एनालिसिस का मकसद कस्टमर की वैल्यू को एनहांस करना है। वैल्यू एनालिसिस में कॉस्ट को रिड्यूस करना है विदाउट रिड्यूसिंग वैल्यू, और फंक्शनल एनालिसिस में आपने अल्टीमेटली चूंकि कस्टमर वैल्यू पे फोकस करना है तो आप इवन फीचर्स को ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव प्रॉफिट्स। आप मजीद फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन से या किसी फंक्शन को बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है तो उस फंक्शन को ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। वैल्यू एनालिसिस में हम एग्जिस्टिंग फंक्शंस की ही या प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो ये 4 सफ़ों का एक डोजियर है जो आपको दिया जा रहा है अब। और अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, मैं अभी दोबारा क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ। तो 4 पेजेस में 3 बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, और ये 3 बातें आपने कोशिश करनी है कि इसके ज़रा स्मार्ट नोट्स बना लें। तीनों चीज़ों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि वैल्यू एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है। और तीनों चीज़ों का जो प्रोसेस है वो मोर और लेस एक ही है। तीनों में आप पहले उस प्रोडक्ट को या एक्टिविटी को चूज करते हैं, फिर देखते हैं कि उस एक्टिविटी को एग्जामिन करते हैं, फिर उसके कॉस्ट देखते हैं, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, और फिर उसमें से आप उस ऑल्टरनेटिव्स में से कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं बाय कीपिंग द वैल्यू एज सेम। तो वो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए इन केस अगर कोई आपसे पूछ ले, और तीनों में बुनियादी फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। एमन ने अभी हाथ खड़ा किया है, मैं बार बार कहता हूँ कि यू कैन ओनली आस्क क्वेश्चन इन क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स। तो इधर लिख देंगे तो मैं पढ़ लूंगा और समझ लूंगा। तो उसके अलावा जो है मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है आपको एंटरटेन करने का। अच्छा जी, मैं नाउ आई एम लुकिंग एट क्वेश्चंस, आई होप टू आंसर योर क्वेश्चंस। जी अच्छा, एक क्वेश्चन की वैल्यू इंजीनियरिंग इज आल्सो सिमिलर टू फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग इज सिमिलर टू फंक्शनल एनालिसिस। तो दोनों प्रायर टू प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन फंक्शनल एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में जो एक फर्क है, फंक्शनल एनालिसिस जरा डीपर है, डीपर इन अ सेंस कि उसमें एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फंक्शंस को सेपरेटली एनालाइज किया जाता है। वैल्यू इंजीनियरिंग में भी प्रोडक्ट की ओवरऑल जो वैल्यू है उसको देखा जाता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफी इंटर रिलेटेड हैं, और उसमें बड़ी ब्लरी और बड़ी थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए आप इसमें परेशान ना हो। समटाइम दे आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली। अच्छा जी, Tarek said, please brief about major difference between value analysis and functional analysis. ये अभी एंड में आपको वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस के जो डिफरेंसेस हैं वो स्लाइड में दिखाए गए थे, मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो वो वाला पॉइंट प्रायर टू प्रोडक्शन और आफ्टर द प्रोडक्शन वाला एक तो पॉइंट है जो इसको डिफरेंशिएट करता है, और उसके अलावा जो है फोकस है कि वैल्यू एनालिसिस का फोकस सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करना है, जबकि फंक्शनल एनालिसिस का जो पर्पस है वो कस्टमर की वैल्यू को एनहांस करना है। और उसमें अगर आपको एडिशनल फीचर्स भी देने पड़ते हैं तो आप फंक्शनल एनालिसिस में एडिशनल फीचर्स भी देते हैं, जबकि वैल्यू एनालिसिस में ज्यादा फोकस जो है वो सिर्फ कॉस्ट को ही रिड्यूस करना है। वैल्यू को आपने सेम रखना होता है या ऑप्टिमाइज करना होता है, लेकिन वहां पे ऑप्टिमाइजेशन आपका कोई मेजर कंसर्न नहीं होती, अगर वैल्यू सेम भी रहे तो ठीक है। अच्छा जी, इर्तज़ा बार बार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जी, मैं पहली क्लास है, मटेरियल कैसे मिलेगा? ये अब तो मैं मेरे ख्याल में आईसीएमपी को इंस्ट्रक्शंस पास करूंगा, बिकॉज दिस इज नाउ 4th वीक। थोड़ा सा मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा है कि नए स्टूडेंट जो आते हैं उनको ये नहीं पता कि क्लासेस के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो
मैं आज फाइनली आज आखिरी बार क्लास के एंड में ये बता दूंगा कि मटेरियल कैसे मिलेगा और पिछले लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, एंड देन आई गेस आई शुड नाउ आस्क द आईसीएमपी मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेटर्स कि जब वो किसी स्टूडेंट को ऐड करें उसको ये ज़रूर बताएं कि किस तरीके से उसको क्वेश्चंस और ये सारा कुछ मिलेगा। गुड न्यूज़ इज दिस कि एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, मैं आपको एंड में बता देता हूँ। अच्छा जी, आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं। शिवार का क्वेश्चन है जी, इन केस ऑफ सच थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन एग्जाम्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, ईदर जस्ट टू राइट द मेन क्रक्स और दोज लॉन्ग पैराग्राफ व्हिच विल हेल्प टू गेन मार्क्स। मेरे ख्याल में क्रक्स इज एनफ, क्रक्स काफी है। अगर मुझे 3 नंबर का सवाल दिया गया है या 4 नंबर का सवाल दिया गया है तो मैं अगर तीनों को डिफाइन कर दूं और तीनों में बुनियादी फर्क बता दूं तो दैट इज एनफ टू गेन मार्क्स। अभी खैर ये भी डिपेंड करता है कि सवाल क्या है। ठीक है जी, चलें जी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया मुझे। ये असल में चूंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ था तो आई थॉट कि यहीं से मैं आपको कराऊं। तो अब चलते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और पहला क्वेश्चन है, हमको 20 minutes to do it. Stylish Engineers is one of the largest consumer durables manufacturers in Pakistan. SI specializes in manufacturing and sale of home furniture in the local as well as international market. They are considering to launch. Now this is the question I'm doing. यहाँ पे टिक कर देता हूँ. They are considering to launch a new design of sofa combat into the competitive market. तो देखें जी, मार्केट कंपैरेटिव है और वो लॉन्च करना चाह रहे हैं एक नया डिजाइन सोफा कम बेड का। The management of SI have conducted a market survey. अब आपको पता है कि टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपने अभी लॉन्च करने से पहले कंपैरेटिव प्राइस डिटरमिन करनी है और उसके लिए आप एक मार्केट सर्वे कर लेते हैं। ये उन्होंने कर लिया। The management accountant of SI has proposed a competitive target selling price of 24,500. तो वो पहले स्टेप के तौर पे हमें क्या पता लग गया? हमें पता लग गया competitive selling price, जिसको आप टारगेट सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, और वो कितनी है? 24,500। और ये क्या चाहते हैं जी? ये मार्जिन चाहते हैं 26%, इसके ऊपर मार्जिन भी हो। तो यहाँ पे मैं ये भी नोट कर लेता हूँ कि इनका जो डिजायर्ड मार्जिन है, या इसको आप टारगेट मार्जिन भी कहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना है जी? 26% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि 24,500 पे 26%, ignoring any overheads. The frame and filling material will be outsourced for rupees 10,200 per sofa, and SI will upholster it on top quality slip over fabric and assemble it ready for sale. अब ये एक प्रोसेस है कि एक तो आपको सोफा बनाने के लिए फ्रेम चाहिए लकड़ी का, और आपको उसको फ्रेम को फिल करना है कुछ मटेरियल से। तो वो जो फ्रेम और फिलिंग मटेरियल है वो 200 का आएगा। फिर आपको पता पर पोशिश होती है, तो पोशिश जो है वो जो फैब्रिक से करेंगे वो यहाँ पे उसकी कॉस्ट आगे दी हुई है 640 पर मीटर। ठीक है जी। तो ये अब कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको बताना शुरू हो गए हैं कि सोफा पे क्या मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा। तो मैं इससे आगे चल के जो है एक पॉइंट पे जाता हूँ जहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है। तो ये अब लर्निंग कर्व से अभी तक आपकी जान नहीं छूटी, यहाँ पे फिर लर्निंग कर्व आ गया। So the upholstery and assembly process will be subject to learning effect. तो जी जब आप ये जो कोशिश कर रहे होंगे तो उसके ऊपर लर्निंग इफेक्ट है। और पहला सोफा 2 घंटों में बनेगा। आपको पता है जो पहला सोफा है तो वो यहाँ जो पहला यूनिट होता है उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो ए यहाँ पे 2 आवर्स है। और लर्निंग रेट जो है वो 95% है। अब लर्निंग रेट भी मैं 4-5 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं वो पहले लेक्चर से स्टार्ट कर लें, उनको खुद समझ आ जाएगा। तो फिर वो कहते हैं जी once 158 sofas have been made, the learning improvement will stop and the time for the 158 sofa will be the same for all subsequent sofas. तो learning cease हो रही है 158वें सोफे पे, learning cease हो रही है। ठीक है जी।
ये वाला एलिमेंट भी आ गया, बहुत दफा अब हमने कर लिया, अब आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो रेपरेटिव प्रोसेस है हम उस पर अब इतना जोर नहीं लगाएंगे, उसमें अब आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो 3000 है। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब आपको कहता क्या है, ठीक है जी, वो आपको क्या कह रहा है, तो इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट the average cost for the first 128 shares made and identify any cost gap। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप एवरेज कॉस्ट बताएं 128 शेयर्स की और फिर कॉस्ट क्या बताएं। अच्छा, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो अब आप हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है जी, तो somebody is commenting, मैं recommend। Oh, I see. Okay, okay, okay. Got it, got it, got it. ठीक है जी, थैंक यू। ये हो जाता है, वो एकदम क्वेश्चन नीचे चला गया। और मजेदारी की बात है कि चूंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 एसीसी का है और उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया, तो एज सच कितना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल वो सोफे वाली गेम अभी खराब हो जाती। तो थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग। आवाम जो है वो जाग रही है, तो ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 158 सोफास एंड आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट गैप। तो 158 सोफास की एवरेज कॉस्ट बताएं और कॉस्ट गैप बताएं। अब कॉस्ट गैप पहले तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। कॉस्ट गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। ठीक है जी, ये दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम टारगेट कॉस्ट को देख लेते हैं, फिर हम कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते हैं। अब जो टारगेट कॉस्ट है वो कैसे आएगी? उसने कंपैरेटिव सेलिंग प्राइस आपको बताई है 24,500। वो कहता है जी 24,500 की हम बेचेंगे। फिर वो कहता है कि हम जितने की बेचेंगे उस पे हमें 26% मार्जिन भी चाहिए। ठीक है, और वो सेलिंग प्राइस का होगा। तो अगर मैं 24,500 का 26% ले लूं तो ये 6,370 बनता है। तो अगर मैं 24,500 में से 6,370 माइनस कर दूं तो मेरी जो टारगेट कॉस्ट है वो 18,130 है। पहली बात तो आप इसको समझ लें। टारगेट कॉस्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी टारगेट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया टारगेट प्रॉफिट। टारगेट सेलिंग प्राइस उसने दी हुई थी, टारगेट प्रॉफिट मैंने 26% ले लिया सेलिंग प्राइस का, माइनस किया तो टारगेट कॉस्ट आ गई। अब एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट। जब हम 158 सोफे बनाएंगे तो उस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगी? सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, और ये हमने क्या देखना है, कॉस्ट एवरेज कॉस्ट यानी कि यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग 158 सोफास। तो ये अब यूनिट की सेंस में हमने करना है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो रुपीस पर सोफा सेट होगा। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले उसने हमें खुद बता दिया कि फ्रेम और फिलिंग मटेरियल हर सोफे में लगता है और कितना लगता है, 10,200 पर सोफा। ये तो मटेरियल हो गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा। दूसरा उसने हमें ये कहा कि इसके अंदर फैब्रिक भी लगता है। ठीक है, फैब्रिक, फैब्रिक कोशिश के लिए। अच्छा, अब दोबारा सवाल पे जाते हैं। तो उसने कहा फैब्रिक लगता है 640 पर मीटर, 1 मीटर पे 640 रुपए। और फिर उसने ये कहा कि 5 मीटर फैब्रिक चाहिए एक सोफे के लिए। और फिर उसने ये कहा कि जितना भी फैब्रिक यूज करेंगे उसमें 20% फैब्रिक वेस्ट भी होगा। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन, अगर ये वेस्ट वाली बात ना होती तो मैं क्या करता, मैं 640 रुपयों को 5 मीटर से डिवाइड कर देता। लेकिन अब यहाँ पे वेस्ट की बात भी है, तो बेसिकली अब यहाँ पे जब वेस्ट होगा तो मुझे जो मीटर्स चाहिए वो ज्यादा चाहिए। अब 5 मीटर मैं नहीं खरीदूंगा, 5 से ज्यादा खरीदूंगा। अब कितने ज्यादा खरीदूंगा, तो उसके लिए मैं इसको 100/80 पे डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट मीटर्स हैं, बल्कि इसको अगर आप आसान समझना चाहें तो मैं इसको 0.8 पे डिवाइड कर दूंगा। मुझे यहाँ पे रेजर यूज करना पड़ेगा। okay.
और अगर किसी को ये बात अभी नहीं समझ आएगी तो वो मेरे से पूछ ले, क्योंकि ये वही मार्कअप मार्जिन वाली चीज़ें ही हैं। और चलें जी, तो इसको अब हमने क्या किया, इसको हमने 5 को डिवाइड कर दिया 0.80 पे। तो पहले तो मैं डिवाइड करके आपको बता दूं कि ये कितना बनता है। 5 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.8 पे तो ये 6.25 मीटर बनता है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि मटेरियल जाया भी हो रहा है, फैब्रिक जाया भी हो रहा है, तो अब 5 मीटर अगर मुझे चाहिए तो मुझे 6.25 मीटर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं खरीदूंगा उसका 20% जाया भी होना है। वो फैक्ट मैंने डाल के 6.25 मीटर निकाल लिया। तो अब जो मेरी फैब्रिक की कॉस्ट आती है वो आती है 4000। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है लेबर। अच्छा, अब लेबर के ऊपर लर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, लेबर के ऊपर लर्निंग इफेक्ट है। तो लेबर को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा लर्निंग कर्व थ्योरी से। वो मैं कैसे करूंगा, y इज इक्वल टू ए एक्स बी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर पहला यूनिट 2 घंटे में बनता है तो 158 जो 158 जो है 158 सोफास कितने टाइम पर लगेंगे। तो यहाँ पे मैं 158 ले लेता हूँ। तो बी आपको पता है क्या होता है, वो यहाँ पे दिया भी हुआ है -0.074000581। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी, मेरे पास जो आर्स आएंगे वो आएंगे 1.3, सॉरी वो आएंगे जी 1.375 आवर्स, 1.375 आवर्स। ठीक है जी, यही आता है। somebody commented। तो उसके बाद अब चूंकि मुझे 158 का निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, अब ये प्रोसेस हम बहुत दफा कर चुके हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये प्रोसेस जो है वो आप तकरीबन रट गया होगा। तो 158 को मल्टीप्लाई कर दें 1.375 से, तो ये आ गया आपके पास 217.25 आवर्स। तो 158 सोफा बनाने पे इतने घंटे लगते हैं। तो एक दफा आप इसको कर दें 157 से। अब मैं इसको कर नहीं रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ 157 से जब करेंगे तो फिर जो आपका एवरेज टाइम आएगा वो आएगा 1.37 1.3757264। बड़ा नॉमिनल सा फर्क आएगा। और अगर मैं इसको 157 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 215.989 आवर्स आएंगे। और अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो जो 158वां सोफा है उसके ऊपर 1.274 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है जी, मैं इस प्रोसेस में मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस आपको अब तक ऑलमोस्ट रट चुका होगा। इतनी दफा रिपीट हुआ है कि इसमें अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं है इसको समझने की और बार बार समझाने की। अब एक चीज क्लियर होगी कि 158वां सोफा जो है वो उस पे कितना टाइम लगा है, उस पे आपके 1.274 आवर्स लगे हैं। तो 1 घंटे का रेट उन्होंने दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है जी, और क्वेश्चन में ये बात बताई भी है कि 3000 पर आवर रेट है। इसको मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी लेबर की वो आएगी 3822। ठीक है जी, अब मेरे पास जब मैं ये सारी कॉस्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास 18022 की कॉस्ट आती है। ये क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट क्या थी, 18130। तो अब मैं 18130 में से 18022 माइनस करूंगा। ठीक है, 18022 माइनस 18130। ठीक हो गया जी, मैं जरा दोबारा एक दफा चेक कर लूं। 18022 और 18130।
तो ये 108 आता है, ठीक है, 108 आता है जी। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट गैप आ गया 108 का। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये गैप नहीं है, ठीक है जी। कल भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्योंकि यहाँ पे देखें जी एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो जो कॉस्ट लगेगी वो कम है, टारगेट कॉस्ट जो है ज्यादा है, तो हम तो उस कॉस्ट से कम में बना लेंगे, तो इसका मतलब है कॉस्ट गैप नहीं है, बल्कि रादर जो है वो हम उससे टारगेट से नीचे में ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे मजीद इस कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने की और वो वाली सारी बातें तो नहीं होती। तो इस सारे एनालिसिस से हमें ये पता लगा कि इस स्टेज पे कॉस्ट गैप नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं 2 रिक्वायरमेंट्स एक साथ कर गया हूँ, जिसकी वजह से ये जी 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 ये आपने भी आइडेंटिफाई कर दिया, बस ये जल्दी जल्दी में हो जाता है। ओके ओके ओके, ज्यादा टू कैलकुलेट 158 यूनिट, ठीक है। असल में यहाँ पे ना 2 रिक्वायरमेंट्स ही मैंने जरा दोनों को जल्दी में एक साथ ही कर दिया है। ये अब इफेक्टिवली ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आप सॉल्व कर दी है, जिससे मैंने ये कॉस्ट गैप नेगेटिव निकाला, ये रिक्वायरमेंट 2 है, जिसमें मैंने 158वें सोफे की कैलकुलेशन के हिसाब से की है। अगर मैं 158वें सोफे की कैलकुलेशन के हिसाब से ना करता, मैं यहाँ पे अब जरा ना ब्लू पेन यूज करता हूँ, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग जरूर हो गया है, और ये डेफिनेटली मेरी जरा जल्दबाजी की वजह से हुआ। मैं अब ब्लू पेन यूज करते हुए ना आपको ये बताता हूँ कि जो पहली रिक्वायरमेंट है वो किस हद तक है। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट के लिए हमने ये वाले आर्ट्स लेने थे, ठीक है जी। कौन से वाले आर्ट्स लेने थे? हमने 1.375 ये वाले आर्ट्स लेने थे, क्योंकि हमने पहली रिक्वायरमेंट ये कहती है कि कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 158 सोफास एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट क्या है। तो जो 158 सोफास की एवरेज कॉस्ट है, जो एवरेज आर्ट्स है वो ये है 1.375। तो मुझे इसको लेते हुए शुरू में ये चीज कैलकुलेट कर लेनी चाहिए थी पहली रिक्वायरमेंट के तौर पे। तो मैं इसको 1.375 मल्टीप्लाई बाय 3000 करता, और 1.375 मल्टीप्लाई बाय 3000 जब मैं करता, तो मेरे पास जो है वो आ जाता 4125। अब मैं यहाँ पे ना पैरेलल एक और कैलकुलेशन कर रहा हूँ, होपफुली इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 4125 ये रिक्वायरमेंट 1 का आंसर है। अब रिक्वायरमेंट 1 में जब मैं ये चीजें ऐड करता हूँ, ठीक है जी, प्लस 10,200, तो ये बनती है 18,325, ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट 1 में हमने 158 सोफों की एवरेज लेनी थी, और रिक्वायरमेंट 2 में हमने 158वें सोफे के आर्स लेने थे। तो जो 158 सोफों की एवरेज है वो 1.375 है, और जो 158वें सोफे के आर्स हैं वो 1.274 है। तो अब इसको अगर हम देखें, तो रिक्वायरमेंट 1 में पैरेलल कॉस्ट गैप है, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1 में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अभी जो मैंने ब्लू लाइन में कैलकुलेट की है, वो 18,325 है, ठीक है जी, 18,325 है, और जो टारगेट कॉस्ट है वो 18,130 है। तो रिक्वायरमेंट 1 में देयर इज अ कॉस्ट गैप ऑफ 195। तो अगर हम 158 सोफों की एवरेज लेते हैं, तो फिर कॉस्ट गैप है 195 का। लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हम 158वें सोफे की के आर्स लेते हैं, तो फिर कॉस्ट गैप नहीं है। So I hope this answers the confusion। 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा गया था, 2 रिक्वायरमेंट से, एक रिक्वायरमेंट में कॉस्ट गैप है, एक रिक्वायरमेंट में कॉस्ट गैप नहीं है। सो क्विकली मैं अब आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हुई, तो मैं जरा देख लेता हूँ अगर आपको स्टिल अभी कोई कंफ्यूजन है, ठीक है जी। ओके तारिक, थैंक यू, आपने रेस किया था तो आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब आई मेक अप माय पॉइंट। तो ये बेसिकली दोनों को जब मैंने एक रिक्वायरमेंट को बायपास किया, तो उसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो गई। अच्छा जी, एक ऑब्जर्वेशन है कि ड्यू टू दिस कैन वी एक्चुअली सेल एट अ लोअर प्राइस। तो देखें जी, ये सारी चीज हम कर क्यों रहे हैं? हम तो ये कैलकुलेशंस कर ही इसलिए रहे हैं कि हम ये देख सकें कि भाई क्या हम अपनी प्राइसिंग लोअर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल, अगर हमें अब जो है वो कॉस्ट सेव हो रही है ड्यू टू लर्निंग, तो हम प्राइस लोअर कर सकते हैं, ठीक है जी।
अभी भी कोई रिक्वायरमेंट में कंफ्यूजन आ रही है? जी पूछें जी, कंफ्यूजन आप पूछें कि रिक्वायरमेंट में क्या कंफ्यूजन आ रही है, जरा वो एग्जैक्ट कंफ्यूजन पूछ लें, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। जी आंसर्स मैं अपलोड कर दूंगा। तो चले मैं एक दफा रिक्वायरमेंट आपको बोल के समझा देता हूं और फिर आप आंसर के थ्रू भी और ये रिकॉर्डिंग के थ्रू भी इसको एक दफा फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 158 सोफाज मेड। पहली रिक्वायरमेंट में आपने 158 सोफाज की एवरेज कॉस्ट लेनी है। तो उसके लिए आप लर्निंग कर्व में एवरेज कॉस्ट निकालेंगे 158 सोफाज डाल के, तो वो एवरेज आ गई 1.375, उसके हिसाब से आपने कॉस्टिंग है। पहली रिक्वायरमेंट में और दूसरी रिक्वायरमेंट में फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे पहली रिक्वायरमेंट में कहता है 158 सोफाज की एवरेज, और दूसरी रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 158 सोफा। ये यहाँ पे गौर करें, 158वें सोफे की कॉस्ट कैलकुलेट करें और फिर कॉस्ट है। तो 158 सोफों की एवरेज पहली रिक्वायरमेंट है, 158वें सोफे की कॉस्ट दूसरी रिक्वायरमेंट है। ये दोनों में फर्क है और इसी वजह से दोनों की एस्टिमेटेड कॉस्ट में फर्क आया है और दोनों की कॉस्ट गैप में फर्क आया है। यही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो एसीसीए का था, उसी को अडेप्ट करके यहाँ पे एसएमए में क्वेश्चन बनाया गया है। होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। आज मैं भी इस क्लास के बाद इसका जो आंसर्स हैं वो अपलोड कर देता हूँ और आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। और तारिक आपने सवाल पूछा कि अगर हम 158 सोफा से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 158 सोफों से हम इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि हम टोटल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमने मटेरियल लिया है वो भी एक सोफे का है, जो हमने फैब्रिक लिया है वो भी एक सोफे का है। तो अगर आप 158 सोफों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा कि वो टोटल 158 सोफास की कॉस्ट मांग रहे हैं, देखें यहाँ पे एक वर्ड एवरेज का भी है, तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा अनसर्कल कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 158 सोफास, तो एवरेज के लिए 158 पे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, और वो 158 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है। तो जी वी आर डन विद इट।